Entrepreneurship, we all know it's a very fancy thing. Like Everybody is an entrepreneur today. संगत का असर, इसका कितना बड़ा रोल होता है हमारे माइंडसेट पे? अगर आपका सर्किल जो हमेशा ग्रोथ की बात करता है, नए आइडियाज की बात करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो खासकर I've seen people being very unhappy. जो यूथ होता है वो प्राइवेट सेक्टर में देखता है कि उसको बहुत जल्दी से ग्रोथ मिल जाएगी, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, लेकिन वो उतना ही प्रेशर भी देता है। बट जब मैं पैटर्न देख पा रही हूँ फ्रॉम प्राइवेट देन गवर्नमेंट देन एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिफोर स्ट्रीमिंग टू अनदर बैकग्राउंड और अनदर फील्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो आप, उस फील्ड को समझते हो जाने से पहले, एंड इट विल मेक योर डिसीजन मोर इजियर। डू यू थिंक सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में जानने से यू आर रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस? आई विल सर्टेनली नॉट से दैट। द थिंग इज दैट कि जब भी आप कोई अपना नया आइडिया पिच करते हो, तो ऑब्वियसली उससे पहले आप ट्रायल एंड एरर हमेशा। Hello guys, welcome back to another episode of Mike Pe Milenge. I am your host Tamanna. On today's episode, we have Dr. Bhanu Pratap Singh with us, who is an author of Ricepreneur, an entrepreneur of multiple brands. He's a former government officer and a TEDx speaker too. Other than that, he's an IIM Kozhikode learner. So let's get into a detailed conversation with him and get to know about his insights about every industry that he has had an experience with. So let's move ahead. So sir, welcome to the show. Thanks for coming here and giving your time. Thank you, Tamanna. So sir, I was researching about you and I realized that आपने हर तरीके की इंडस्ट्री में टैप इन किया है. You're an author now, government sector, you were a former government officer, then private industry, entrepreneurship and everything. Then tell me one thing, जब आप अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हो, which one was your favorite? And also, what was that one thing that made you jump from one to another? I will say, Tamanna, that doing the multiple things at the same time, मैं किसी एक सर्टेन एरिया को अपना फेवरेट नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर एक्सपीरियंस मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था और उसको मैंने एंजॉय किया थॉरली. When I'm being into the MNCs, into the private sector, I worked with many MNCs company, being as an IT assistant and being an IT professional there. तो वहाँ मैंने सीखा कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाता है. After being that, I being into the government service. There we get the things that कि आप एक सिस्टम का पार्ट होते हो and how your decisions will impact the larger public. तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था मेरे लिए एंड उससे मुझे काफी कुछ मेरी पर्सनैलिटी एंड मेरे बारे में खुद भी जानने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखा मैंने. फर्स्ट जॉब कौन सी फील्ड में थी? फर्स्ट जॉब इज इन IT. ओके, तो प्राइवेट से जब आप गवर्नमेंट पे जंप ऑफ किया तो हाउ वाज दैट? थोड़ा अजीब लगा? वर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ या डिड यू थिंक कि नहीं, दैट वाज द ओल्ड थिंग वाज बेटर, वो बेटर था? इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन एंड एक्चुअली आई एंजॉयड दैट. द थिंग इज दैट व्हेन आई learning the new things, after some time I just feel that yes, I can do something better to the public, to the public welfare. So I choose the government thing. Okay. और फिर गवर्नमेंट से एंटरप्रेन्योरशिप पे आना वो कैसा था? That's also a quite interesting and exciting journey. About that I will say that when I'm doing this government thing, I just feel कि एक certain मैं bound हो गया हूँ कुछ चीजों के लिए, and if I really want to do the things for the public, I will do something of mine which I can control and not be a part of the system. Which was the toughest? Everything has its pros and cons. Correct. Actually, the thing is that when we are in the private sector, मैंने वहाँ ये सीखा कि कैसे एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है. बिल्कुल. क्योंकि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करते हो तो इट विल शो इन योर वर्क. बिल्कुल. एंड इन गवर्नमेंट आई रियलाइज्ड एंड आई लर्न दैट वहाँ पे आप सिस्टम के पार्ट होते हो, तो वहाँ आपकी प्रोग्रेस स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे जाती है. एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वी ऑल नो इट्स अ वेरी फैंसी थिंग, आजकल बना दी गई है, बट इट्स नॉट लाइक एवरीबॉडी इज एन एंटरप्रेन्योर टुडे. एंड एंटरप्रेन्योरशिप आई लर्न द स्किल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि यहाँ आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. करेक्ट. यहाँ आप अपने डिसीजंस के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं. तो सर, ऑफनली आई हैव सीन, आई डोंट नो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, बट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो खासकर आई हैव सीन पीपल बीइंग वेरी अनहैप्पी. You know, grass is always greener on the other side, as we all know. So, उसके बारे में आपके क्या कहना है? Because आपका obviously you must have developed a circle of both sides, right? So, where did you see a more balanced and more happier, culture that you could observe? तमन्ना, I feel कि हर चीज का देखने का एक अपना नजरिया होता है. बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल, हमें हर्ट कब होता है? जब हम उस चीज से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हमें मिलता कुछ और है. अक्सर जो यूथ होता है वो प्राइवेट सेक्टर में देखता है कि उसको बहुत
जल्दी से ग्रोथ मिल जाएगी, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, लेकिन वो उतना ही प्रेशर भी देता है। गवर्नमेंट के अंदर जब एक इंसान जाता है तो वो स्टेबिलिटी देखता है, सब देखता है, लेकिन वहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफी स्लो होती है, बिकॉज इट्स अ टाइम बाउंड मैनर। बिल्कुल। इवन वहाँ प्रमोशन भी आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके बेसिक पे बढ़ती है, आपका पेमेंट बढ़ता है, वो ईयरली बेसिस पे बढ़ता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया और आपको अलग से इंक्रीमेंट मिल गया। करेक्ट करेक्ट, इट्स वेरी स्लो, इट्स वेरी स्लो। एंड इन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वास्ट सी, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, जस्ट लाइक कि आप 10 घंटे जॉब कर रहे हो, 12 घंटे जॉब कर रहे हो, इट्स अ 24-hour जॉब। What is that one business of yours? Because I know that you're, putting in a lot of energy into diverse fields. Yeah. What is that one business idea that is the most closest to you? For me, it's always been EdTech. Okay. Tell your audience, tell us something about EdTech, your EdTech organization. Before telling about my organization, I want to tell that before being an entrepreneur, I became a student always. And I always said that I always want to be a learner for life. तो जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की, NXT Unpause Yourself Private Limited, तो उसका एक बेसिक आउटलुक ये था कि हाँ, यहाँ पे हम किसी एक सर्टेन ऑडियंस को कैटर नहीं करेंगे, हम यहाँ मल्टीपल ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश करेंगे थ्रू द पॉडकास्ट, through the webinars, and by providing the information they actually need. क्योंकि आज YouTube पे आपको काफी सारी information मिल जाएगी, but they are very cluttered. If you give the audience, the public, the right thing and the right kind of material on the one platform, it is easy to grasp them. तो आपको आपके प्लेटफॉर्म पे सही लोग सही नॉलेज पार्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट यू मीन। ओके, सो सर अगर हम नॉलेज की बात करें या हम ऐसी बात करें, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू, यू सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वेबिनार्स और सेमिनार्स की बात करें, तो एक सर्टेन क्लास ऑफ लीडर्स आर बॉट टुगेदर एंड दे टॉक अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, देयर फील्ड। तो आपको क्या लगता है एक सेमिनार या वेबिनार कंडक्ट करने के पीछे कितना, मतलब इट प्लेज व्हाट इम्पैक्ट on a student's mind, and how much bigger role does that have in academics or ed field? The concept behind is that, Tamanna, कि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो the books are always the best friend of the person, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने एक 60-70 साल की लाइफ जी है, उसने उसका पूरा एक एक्सपीरियंस कैरी करता है। जब आप उस इंसान के साथ वेबिनार कंडक्ट करते हो या बात करते हो, तब आपको वो 50-60 साल का एक्सपीरियंस दे रहा होता है, जो आपको लगभग 1 या 2 घंटे में मिल जाता है। तो इट्स बीइंग अ स्मार्टेस्ट वे to grasp the best out of a certain individual or certain personality which he or she can't find anywhere. Have you personally attended a lot of webinars and seminars? I am attending the lot of webinar and seminar from the last 10 years. Okay. And being connected with the dignitaries, lots of bureaucrats, businessmen, founders, they are all now are my friends. So I learned a lot. Even whenever I said कि मैं किताबों से कम और इंसानों से ज़्यादा सीखता हूँ. Because you always learn from everybody's mistakes, and that's what makes you a better human every day. You are evolving, right? Yes. So the kind of circle that you just mentioned, bureaucrats and leaders and everything. तो sir, ये बात I really wanted कि audience तक पहुँचे, संगत का असर, which is very, मतलब बुजुर्गों से हम ये सुनते आ रहे हैं, इसका कितना बड़ा रोल होता है हमारे माइंडसेट पे? तमन्ना, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा और सुना होगा, अपने बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि इसकी संगत में मत रहकर बिगड़ जाएगा, इसकी संगत में रहकर अच्छा रहेगा। करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि आपने सुना होगा कि अ पर्सन इज एन एवरेज ऑफ द 5 पर्सन्स whom he or she talk with most. They sit and talk with. Yeah, correct. The thing is behind it कि अगर आप का सर्किल क्वालिटी बेस्ड सर्किल है, जो हमेशा ग्रोथ की बात करता है, नए आइडियाज की बात करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। तो इट्स अ वेरी वाइटल फैक्टर इन ग्रूमिंग द पर्सनैलिटी। तो सर ये हो गया कि आपका उठना बैठना एक इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, एंड दैट इम्पैक्टेड यू, मेड यू द ह्यूमन दैट यू आर टुडे। बट जब मैं पैटर्न देख पा रही हूँ दैट फ्रॉम प्राइवेट देन गवर्नमेंट देन एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब सुनने में sounds like a cakewalk or like a very good bubble, but इसके जो finances हैं, इसके जो dynamics change होते हैं, ये एक बहुत traditional aspect से उठकर आप एक unconventional ways choose कर रहे हो. How did you manage that? To manage that, Tamanna, I do very simple and basic thing. कि आप जब भी कोई अपना करियर बदलते हो, लाइन स्विच करते हो, तो आप पहले उसका बफर बनाते हो कि मैं ये स्विच कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब आप कोई एक जॉब से दूसरी जॉब भी स्विच करते हो, तो आप एक सर्टेन फाइनेंस मेंटेन करते हो कि भाई मेरे 3 से 4 महीने का मेरे पास फाइनेंस है, अगर मुझे 3-4 महीने जॉब ना लगी तो भी मैं चला लूंगा। तो सेम लाइक दैट, बिफोर
स्ट्रीमिंग टू अनदर बैकग्राउंड और अनदर फील्ड, आप एक तरह की प्लानिंग करते हो, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, आप उस फील्ड को समझते हो जाने से पहले, एंड इट विल मेक योर डिसीजन मोर इजियर। तो यही एक सीक्रेट है कि मैं जब भी कोई लाइन स्विच करता हूँ तो उसमें जाने से पहले उसके पीछे उसका बैकग्राउंड, उसका सारी चीज को स्टडी करता हूँ और मेरा डिसीजन ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। बिकॉज अभी अगर कोई आपको सुन रहा है और वो गवर्नमेंट जॉब में है और उनके दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है, दिल बी लाइक कि हाँ सर ने बताया फाइनेंसेस मैनेज करके किया जा सकता है। डू यू थिंक कि सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में जानने से यू आर रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस? आई विल सर्टेनली नॉट से दैट। द थिंग इज दैट कि जब भी आप कोई अपना नया आइडिया पिच करते हो तो ऑब्वियसली उससे पहले आप ट्रायल एंड एरर हमेशा करते हो। आप देखते हो क्या ये मार्केट फिट प्रोडक्ट है, आप MVP बनाते हो उसका, आप सारी चीजें देखते हो। तो जस्ट लाइक बीइंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सेक्टर की बात करूं क्लोथिंग की, तो उसमें यह है कि अगर आप चाह रहे हो कि आप अपना कुछ क्लोथिंग ब्रांड बनाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, तो आप पहले ये अपने आसपास अपने फ्रेंड्स में उस चीज को लेकर डिस्कस करो। एक सर्टेन कुछ मामूली सी 10 या 20 इन्वेंट्री के साथ स्टार्ट करो, फीडबैक्स लो, टेस्टिमोनियल्स लो, किस तरह से वो चीज चल रही है, बिकॉज आपके पास फाइनेंसेस हमेशा लिमिट रहते हैं और फाइनेंसेस को कभी ड्रेन नहीं करना चाहिए। तो आप पहले एक लोएस्ट स्केल पे इस चीज को स्टार्ट करो बिफोर गोइंग टू हायर वन। This is the technical side or the struggle, personal struggle side. What about your family? No matter आप कितने भी adult हो जाओ, your parents always have a take on कि you are at a good job, you're properly settled, everything is great. Business क्यों करना है? तो how did you handle that? Actually, I would say my family is my backbone. Oh. And this is the only reason कि I'm sitting here and I'm talking about all these things. Wow. कि उन्होंने हमेशा मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया है। My mother always support me, my father always support me, and my sister is in being a co-founder in all of my companies. तो thing is that कि जब परिवार वाले आपको मिलके सपोर्ट करते हैं तो चीजें और ग्रोथ आसान बन जाती है। बट मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि हर एक फैमिली का अपना एक सोचने का तरीका होता है। तो हम इसको ऐसे लेके चल सकते हैं कि आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको अपना कॉन्सेप्ट पिच कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एकदम जाइए और फाउंडर से बात कर लीजिए, VC से मिलने लग जाइए, बिकॉज दैट इज इररिलेवेंट। तो बिफोर गोइंग दैट, डू द थिंग्स ऑन अ स्मॉल स्केल। ये मूवीज में अच्छा लगता है। या इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। तो सूटकेस उठाया एंड टुमारो यू आर अ बिजनेसमैन। या तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ थिंग। यू हैव टू डू द थिंग्स प्रैक्टिकली विद लॉजिक्स and supporting, and facts and figures आपके clear होने चाहिए before taking any decision. Correct. This is all about your family and everything. But what about the real struggles? How many failures did you see in every segment or this entire track of yours कि private में ये struggles थे, then government में आए? Because अभी सुनने में बहुत easy लग रहा है कि we tapped from one to another. Of course. But what about your struggles? What about your failures? I would say I love failures. Oh. Because success always boosts your ego. And it does. Yeah. And failure teaches you a lot. Because failures आपको एक groomed personality में convert करती है। वो आपको ये सिखाती है कि अगर मुझे इस फील्ड में या सेक्टर में सक्सेस हासिल करनी है तो मुझे क्या अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ तो जब मैंने MNCs में काम करना स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि इतने सारे राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के। आई जस्ट थिंक कि आई एम इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, तो मुझे लगा कि एक राउंड होता होगा एंड आई विल गो थ्रू। मैं जब गया तब मुझे पहली बार पता चला नहीं, यहाँ तो 8 राउंड्स होते हैं। तो मैंने सीखा, मैंने अडेप्ट किया अपने आप को उस कंडीशन से, एंड धीरे धीरे जब मैं उसमें अडेप्ट होता चला गया, मैं उस सिस्टम का पार्ट बन गया, देन आई विल गेट टू नो यस यू हैव टू डू दिस थिंग। एंड व्हेन आई स्विच टू इनटू द गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर, आई failed in more than dozens exams. Yeah. More than 12 exams? Yeah. Okay. And but how, because I don't understand currently the kind of generation that I'm seeing, the youth, the Gen Zs, the Gen Alpha and everything. I think 2-3 एग्जाम्स के बाद we know कि हमें अपनी लाइन चेंज करनी है. We cannot give 12 examinations and realize that maybe there is still scope. So what do you need to say about that? The thing is that तमन्ना की एक इंसान का माइंडसेट होता है। When you take the decisions, you have to stand for it. ये इस जनरेशन में क्यों नहीं है? इस जनरेशन के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज जो हम मिलेनियल्स के पास नहीं है। That's a very optimistic way to see things. Yeah, because मेरी खुद की कंपनी में ज्यादातर जो लोग हैं वो 20 से 25 या 26 एज ग्रुप में आते हैं, एंड आई लर्न एवरी डे फ्रॉम देम। तो बात जब फेलियर्स की हो रही है तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि
आप जब कभी फेल होते हो तो आप उससे कुछ टेक्स लेते हो कि भाई ये मैं फेल क्यों हुआ, उस चीज को आप इम्प्रूव करते हो। एंड जब आप उस पर इम्प्रूवमेंट करते हो तो वो ना सिर्फ आपको वो जॉब दिलाती है या आपका बिजनेस दिलाती है, जो भी आप कर रहे हो वो आपको एक ग्रूम पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करती है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग स्टे रहने वाली है। बट इतनी बार फेल होने के बावजूद ऐसी कौन सी वो एक चीज़ है जिससे ये पता लग जाता है कि चाहे मैं फेल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैं फिर भी सही राह पे हूँ, ये लाइन मेरे लिए बनी है? व्हाट इज दैट वन फीचर दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल? I would say you have to be stick to your mindset and your work ethic. But what if I'm not made for that field, but I'm still trying? I would say कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी और कुछ टाइम के बाद में जब उनका नहीं होता है तो दे विल स्विच द फील्ड, मैक्सिमम ये Yeah. कर रहे हैं। मैक्सिमम स्विच कर लेते हैं। बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि जब आप किसी फील्ड को स्विच करते हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो करेक्ट, एंड यू हैव टू स्ट्रगल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड जो आप चेंज कर रहे हो। ट्रू। या तो उसमें आप, मैं मानना चाहूंगा कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंटल फेज में करो, जो मैंने भी किया था, कि जब आपको लग रहा है कि मुझे लाइन स्विच करनी है तो रोज कुछ आवर्स आप अलोकेट कर दो उस चीज के लिए कि जब अगर बैकअप ऑप्शन अगर ये ना चले तो मैं उधर जाऊं। तो ऐसा नहीं कि जस्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, अचानक से मेरे को 2-3 साल बाद रियलाइज हुआ नहीं मुझे ये नहीं लगेगा, तो आप उसको एज अ हॉबी डेवलप करते रहो, तो इट विल हेल्प यू आउट टू चेंज द फील्ड। तो कभी आपने जब ये डिसीजंस लिए आपको ऐसा लगा कि शायद मैंने गलती कर दी, आई शुड हैव नॉट डन इट? या समटाइम्स इट डज। या समटाइम्स इट डज, बट इन द मीन टाइम मैं धीरे धीरे समझ में आया कि जब मैं कभी भी, इट्स ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। करेक्ट। द थिंग इज दैट जब मैं कुछ चेंज करता हूँ, और आई एम काइंड ऑफ अडमेंट पर्सन कि मैं एक जिद्दी इंसान रहा हूँ बचपन से, तो मुझे लगा है कि नहीं, मैंने अगर ये काम करना है तो मुझे करना है, चाहे उसके लिए मुझे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो इट जस्ट लाइक कि आप अपना माइंडसेट रखो, नेगेटिव थॉट्स को जगह मत दो, बिकॉज एक नेगेटिव थॉट आपकी पूरी वर्क एथिक, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग तरह का, आप समझ लीजिए एक तरह का सेंसेशन क्रिएट करता है, एक अलग तरह का आपका परसेप्शन क्रिएट करता है जो ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। That's true. So अभी like as you just said, today you're an author also. Yeah. You have your clothing business and your edtech business, and obviously you have a certain circle जहाँ से you're building networks and everything. So we can clearly see you have multiple sources of income. Yeah. So if we want to give our audience a message and relate to the importance of having multiple sources of income today, what do you think about that? आई विल से दैट कि आज के टाइम में आप जैसे जानते हैं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो उसका एक मेन रीजन ये है कि लोगों के पास स्किल्स है, ऐसा नहीं है लोगों के पास स्किल्स नहीं है, बट दे कन्फाइंड कि वो सर्टेन टाइम या एक चीज के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि और कुछ करना नहीं चाहते हैं। That's तो true. मैं यूथ को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप एक स्किल्स ऐसे रखिए जिससे आपका एक एटलीस्ट इनकम सोर्स बनता रहे। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, आज के टाइम में पैसा कमाना ज्यादा आसान है रादर देन आज से 10-15 साल पहले, That's true. बिकॉज एट द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, जिस तरह से इंटरनेट चल रहा है और इतना फ्रीलांस काम मिलता है, तो अमाउंट भले छोटा हो लेकिन आप साइड में करते रहो, क्योंकि लर्निंग के साथ अर्निंग भी बहुत जरूरी होती है। Correct. So when you were dealing with UPSC, so उस टाइम पे like everybody today वो अपने आप को एक रूम में सराउंड कर लेते हैं, there is a map, there are sticky notes, एक जोन बन जाता है, अंधेरे वाला कमरा, 12-12 घंटे की सिटिंग। So आपको क्या लगता है कि does that sort of sitting helps, or do you think that a UPSC aspirant, if he or she is watching this today, आपको लगता है कि the person should live a more lively and a more happier and a social life to build that balance? या अगर एक UPSC aspirant को आज successful या उन्हें they want to crack the exam, तो वही जो proper setup होता है वो zone में उनको रहना चाहिए? I would say कि always give importance to quality over quantity. Okay. लोग करते क्या है कि जब भी एग्जाम्स की बात आती है, स्पेशली UPSC, जहाँ पे सक्सेस रेशो 1% से भी कम है, तो थिंग इज दैट कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, एक सिस्टम बनाइए और उसको स्टिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा नहीं कि मोटिवेशन से कोई काम कर रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन आपको 2-4-5 दिन लेके जाएगा, बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपके साथ हमेशा रहेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि
आप 8 घंटे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 12-14 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 8 घंटे को आप किस तरह से डिवाइड करते हैं और उसमें क्या सीखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अपने क्वांटिटी को बढ़ा के रखना। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो पास थ्रू कर जाते हैं, देर लाइक 18 घंटे पढ़े थे एंड ऑल ऑफ दैट ब्यूटी ग्लोरिफिकेशन ऑफ द हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग. सो आई बिलीव समवेयर और द else they're also sucking the energy of your youth years, your young years. So I think कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा sacrifice हो जाता है for their students to give away on everything that they hold off in the teenage वाला phase. So do you think that's right or wrong? The thing is that कि जब हम कोई भी नई चीज़ करते हैं, स्पेशली एग्जाम्स वगैरह की अगर बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया से डिटैच हो जाइए। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आपको जितने ओपिनियन, जितने व्यूज, जितनी बातें सुनने को मिलेगी, उतना ही आपका माइंड प्रोसेस करेगा। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट. अपने डिसीजंस को कम कीजिए और जो आपने एक सेट बना रखा है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि इधर उधर भागने से कुछ नहीं मिलेगा। यू जस्ट हैव टू बी लाइक हॉर्स मेंटालिटी, कि बिल्कुल सीधा देखिए, इधर उधर मत देखिए, एंड थिंग्स विल गेट इजियर। सो लाइक नाउ दैट you've written a book and you've done so much, कोई आपसे ऐसे करियर एडवाइस लेता है तो what do you recommend them कि उन्हें क्या खुद से वो चीज़ें पूछनी चाहिए ताकि वो एनालाइज कर पाएं कि वो किस फील्ड के लिए बने? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से एवरी पर्सनैलिटी इज इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स। तो उससे पहले खुद से अच्छा इंसान खुद को कोई जो जानता है, ऑब्वियसली द थिंग इज दैट कि उससे पहले खुद देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जस्ट बिकॉज कि पेरेंट्स का प्रेशर है या पीयर प्रेशर है या वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले रहा है, रादर देन उसको देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। क्योंकि जब आपका कोई पैशन होता है और आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो वो काम नहीं लगता, वो इंजॉयमेंट होता है, उसका आपको पैसा मिल रहा होता है। तो आई ऑलवेज सेड कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए एंड थिंग्स विल बी इजियर देन। कहते हैं ना कि जो चीज आप रोज फ्री में कर सकते हैं, गेट इनटू अ जॉब लाइक दैट। या सो आउट ऑफ योर गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच इज द वन जहाँ आपको लगता है हाँ मेरे सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं मुझे? I would say I'm a more greedy person. Okay, so is it entrepreneurship? Yeah. Okay. Because my kind of nature is that whenever I get something, I will upgrade to the next वर्जन, कि मुझे अब इससे बड़ा कुछ करना है। आई सेट सर्टेन स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स कि यही एक इंसान को भी करना चाहिए कि जब वो कोई अपना एक बेंचमार्क सेट कर लेता है तो उसे उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप सबके लिए नहीं बनी, यू नो, यू कैन नॉट से कि anybody or everybody can be an entrepreneur. So what do you think is an entrepreneur mindset? Entrepreneur mindset is just like कि अगर आप फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप ups and downs बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इन जॉब्स। इवन यू नो कि हाँ बस मुझे 9 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आना है, बट इट्स अ 24 आवर जॉब। यू डोंट नो कि कब आपको क्लाइंट के साथ मिलना है, कब आपको सप्लाई करना है किसी सामान का, कब पेमेंट्स एंड ऑल एंड कंप्लायंसेस एंड ऑल दीज जार्गन्स। सो better ask yourself are you ready for all these challenges? If answer is no, then you're not for it. Don't try for it. Don't try for it. Yeah. मैंने सुना था, I was listening to some some leader from the US. वो कह रहे थे कि अगर आप उनमें से हैं कि जिनको दिन में 3 कॉफ़ी ब्रेक और 4 चाय ब्रेक चाहिए और उन्हें डर लगता है कि इस महीने की सैलरी कम ज़्यादा वाला जो उनको डर लगता है, तो आपके लिए बिजनेस नहीं बना है। If you are that kind of a person, आपको लगता है कि एक आज़ादी हो जाएगी बिजनेसमैन बनने से, वो बिल्कुल स्कैम है। इट्स अ फेक पिक्चर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बट इट्स वेरी स्कैरी एंड वेरी कहते हैं 24 घंटे जैसे आपने बोला, बट एक 360 डिग्री अप्रोच है लाइफ की। तो आपने कितने, यू आर डूइंग 3 businesses currently, right? So how are you juggling between all of them? I actually enjoyed this thing. Okay. Yeah. What are the fields? Clothing. It's a clothing and EdTech, spiritual well-being, and the other companies in agriculture. But हमने अभी वहाँ कोई product launch नहीं किया है, but sooner in 1 or 2 quarter we will launch the product and services on that. So all of these are not interrelated even. Then how are you coping with all of that? As said, I love challenges. एंड मुझे अपने आप को ग्रूम करते रहना पसंद है, और ऐसा ही हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि जब आप चैलेंज करते हो, व्हेन यू एम फॉर द सन,
at least you hit the stars. That's right. So let's come to your book now, Yeah. Ricepreneur. How did this whole thing की idea का inception कैसे हुआ? What were you inspired from when you thought कि I should write a book now? क्योंकि मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर एक प्राइवेट फर्म और एक entrepreneur बनकर आपका पेट नहीं भरा तो आप ऑथर बन गए. तो टेल मी हाउ डिड दैट स्टार्ट? एक्चुअली राइसप्रेन्योर लिखने का आइडिया बेसिकली मुझे लोगों ने ही दिया कि अक्सर हम क्या देखते हैं आजकल रील शॉर्ट और इतना फैंटेसाइज हो गया ये एंटरप्रेन्योरशिप कि हर कोई सक्सेस की बात करता है, कोई फेलियर के बारे में बात करना ही नहीं चाहता है, या कोई ये नहीं बात करना चाहता कि जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो तो उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, आपको क्या करना चाहिए. तो इट्स अ जर्नी हमारे परसिवरेंस की, हमारे हार्ड वर्क की, हमारे फेलियर्स की, हमारे ड्रीम्स की. व्हाट इज राइसप्रेन्योर मतलब? राइसप्रेन्योर इज अ टर्म टू डिनोट अ पर्सन who never quits, Okay. want to rise and want to break the chains of the system to create her own. Oh. So when you say that creating your own system, what does that mean? That means that you create your own rules and you stick to it to get success or to get the desired results you want. Okay. Just like an entrepreneur, but a entrepreneur that never quits. Yeah. Okay. So what was the feedback of people reading your book? Feedback is really good because राइसप्रेन्योर में हमने बताया है कि हमने कैसे इस काम को स्टार्ट किया, इनिशियल फाइनेंशियल जो आपके ऑब्स्टिकल्स थे वो क्या थे, उसको हमने कॉप अप कैसे किया, लोगों से नेटवर्किंग कैसे किया, वेंडर से कनेक्ट कैसे किया. तो इट जस्ट लाइक अ स्टोरी, इट्स अ फेरी टेल स्टोरी कि आप जानोगे कि भाई चीज़ कैसे होती है, कंप्लायंसेस कैसे होते हैं. आप जब ब्यूरोक्रेसी में अपनी फाइल पास कराने जाते हो, जीएसटी लाइसेंस लेने जाते हो, तो ये सब चीज़ों को कैसे कॉप अप किया जाता है और उसके आसान रास्ते क्या है. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप एक कठिन रास्ता ही लो. अगर कोई चीज़ आसानी से हो सकती है तो उसे परफॉर्म वैसे ही करना चाहिए. So when you look back in your journey, what was the favorite day or phase when you said I enjoyed the most? Actually, this is most difficult question for me because you I enjoyed everything. Everything. I enjoyed everything because मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जब आप किसी कंपल्शन में बंधे हुए नहीं होते हैं, you get the best out of it. That's true. That's true. तो I'm so happy that you are so happy about your line. But अगर हम आज बात करें किसी भी certain age की जहाँ पे हम अपना foundation, अपना करियर का कोर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, what is that perfect age? Actually, मैं ये कहना चाहूँगा तमन्ना कि ऐसी कोई एज बाउंड नहीं होती है क्योंकि करने वाले 10 साल की उम्र में भी कर रहे हैं, करने वाले 40 साल में भी कर रहे हैं, 30 साल में भी कर रहे हैं. तो एवरीबडी इज लिविंग इन हिज और हर ओन टाइम जोन. फॉर एग्जाम्पल कोई ब्यूरोक्रेट 21 साल की उम्र में भी बन रहा है, कोई 32 साल में भी बन रहा है. तो हम ये नहीं कह सकते कि 21 साल वाला. But I'm saying about the core where you can build a foundation. Yeah, okay. तो what would that age be जहाँ आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि मुझे इस लाइन में जाना है and this is the kind of prep that I need to start off? I think that age would be around 12 to 16. Okay. Because it's when you actually start learning something new beyond your academic things. फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कि आजकल प्राइवेट में डिजिटल मार्केटिंग एंड काफ़ी सारे फ्रीलांस जॉब हो रहे हैं और आजकल स्कूल के जो बच्चे हैं वो बहुत छोटी एज से चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं. AI has been integrated into schools now. LKG and UKG has an period for AI to believe that. I mean, how dynamic can the world be now? I'm very proud that India is also inculcating these changes in the syllabus and stuff. But I'm very happy that the world is moving away from the traditional means that we need to follow. Yes. So when we say that building your foundation, building your core, so you identify your line, you start preparing for it. I think after 10th, people like start building that strong essence of it. So अगर मैं government exam के section की बात करूँ, because there are tons and tons of people who are aiming at. आज उन्होंने तैयारी शुरू भी नहीं की, but उन्हें clarity है, उन्हें government line या government jobs करनी है. तो as per you, what is the best examination or line that you recommend is the most, you can say, smooth journey can be for students? Correct.
देर आर मैनी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो Hmm. आजकल हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ. Hmm. आपके स्टेट कई सारे एग्जाम्स कराती है. Hmm. प्राइमरली जो ज़्यादातर क्राउड है वो बैंक्स, एसएससी और यूपीएससी की तरफ जाता है फॉर देयर ऑब्वियस रीजंस. Hmm. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, बिकॉज इट जस्ट लाइक ऑल्सो अ प्राइवेट. नहीं, बट आई हेट द पॉइंट कि इंडिया में इट्स नॉट मोर अबाउट कि मुझे यूपीएससी में जाना है या बैंकिंग में जाना है. उनका ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है. ओके. अरे व्हाट डज दैट मीन? यू नीड टू बी क्लियर, राइट? यस. ये एक मुझे लगता है एक माइंडसेट बना दिया गया है थ्रू पेरेंट्स और यू कैन से पीयर प्रेशर कि अच्छा गवर्नमेंट जॉब मतलब वाओ, नो मैटर उन्हें लाइन पता भी नहीं है, उन्हें Correct. पता नहीं है उनको बैंकिंग में जाना है, बट करना गवर्नमेंट जॉब है. तो हाउ डू वी ब्रेक दिस बबल एंड आइडेंटिफाई कि भाई देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस, यस. राइट? सो आपके हिसाब से if you can break down that for students and give them an eye-opening answer to it. द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, तमन्ना, कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, मैं इसको बहुत क्लैरिफाई करता हूँ, तो लगभग कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सारे एग्जाम्स में सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारे सेक्शंस लगभग एसएससी और बैंक में सेम होते हैं. ठीक है. तो चीज़ ये होती है कि जब आप कोई तैयारी कर रहे होते हो तो आप ये देखिए कि क्या मैं 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ के किन एग्जाम्स को अप्रोच कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई कैन गो फॉर द एसएससी एग्जामिनेशंस एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन, बट आई कांट अज्यूम कि मैं ये 6 पेपर दे के यूपीएससी कर सकता हूँ, क्योंकि यूपीएससी है एज द वास्ट सिलेबस. It's very exhausting and very detailed, I would Yes. say. Yeah, that's true. So if you can break down cons and like pros and cons for all of these branches in few lines, that would be very good for the audience to watch. If you want the government job, Yeah. ऐसे इंसान जिनकी आप बात कर रहे हो कि बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए हाँ. और जल्दी चाहिए, Yeah. तो आई विल प्रेफर बैंकिंग. Okay. बिकॉज Why is that? द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जैसे आप आईबीपीएस है, आईबीपीएस कई सारे गवर्नमेंट पीएसयू के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है. आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो उनका एक प्री डिफाइंड टाइम लिमिट होती है. फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट आने से लेके फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर तक लगभग वो 1 साल में फिनिश हो जाती है. तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉलेज से तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आपको 2 से 3 साल की मेहनत के बाद में जब आप वो पेपर देते हो, जब आप एलिजिबल होते हो उस पेपर के लिए, बिकॉज द रिक्वायर्ड एज इज 21 ईयर्स, तो आप पाओगे कि आप उसको जल्दी निकाल लोगे. So when I googled you, into the video section, the first thing that popped up was your TED talk. Yes. So tell me something about that. How did that opportunity come to you, and what was your experience? The TED talk which I gave recently is about illusions we create. कि एक भ्रम की स्थिति हमेशा किसी में बनी होती है. जी. अक्सर मैं टेड के बारे में अगर बात करूं तो उसमें मैंने ये बताया था कि आज के ज़माने में लोग पॉज को एक फेलियर की तरह लेते हैं. कि अगर आप किसी करियर में पॉज ले रहे हो या आप कोई डिसीजन ट्रांजिशन फेज में चल रहे हो, तो अक्सर लोग आप पे एक टैग लगा देते हैं कि यार ये तो फेलियर हो गया, उसका वो चला नहीं इसलिए ये शुरू किया. करेक्ट. बट आई पर्सनली बिलीव, मेरी पर्सनल जर्नी से भी मैं अगर उसको रिलेट करके बोलूँ, पॉज बहुत पावरफुल चीज़ होती है. क्योंकि जब आप एक पॉज लेते हो तब आपको एक शांति से समय मिलता है सोचने का कि क्या मैं कर रहा हूँ, उसके क्या आउटकम्स आ रहे हैं और उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे. क्योंकि जब आप बहुत जल्दी चीज़ करते हो बिना सोचे समझे, तो उसका बेस्ट नहीं निकल के आता है. तो टेड इज अबाउट कि आप उस इल्यूजन से बाहर निकलो और इस चीज़ को समझो कि फास्ट ग्रोथ और जल्दी पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता. मैंने करके देख लिया है. मुझे पता है कि एक सर्टेन फेज के बाद में आप एक मोनोटोनस लाइफ में फंस जाते हो एंड आप शायद पैसा कमा भी लो, लेकिन आप खुश नहीं होगे. और एज ए नॉर्मल ह्यूमन पर्सन अगर आप कमा के भी खुश नहीं हो तो ऐसे पैसे का भी आप क्या करोगे. So when this opportunity came to you, the responsibility of articulating a speech, delivering it to your audience, how was that experience? When I get this opportunity, I take it as a responsibility. क्योंकि जब आप एक TEDx स्पीकर होते हो और आप कोई आइडिया पिच कर रहे हो, Was it overwhelming? Did you get happy जब आपको invite आया? Truly, yes. Being a TED speaker is always being a matter of pride. Correct. And जब आप टेड पे आप कुछ पिच करते हो तो आप एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को कैटर करते हो. True. तो योर आइडिया इज
वर्ल्ड क्लास, उसका एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। तो उसी से रिगार्डिंग मैंने उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट की कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आई गूगल्ड द फ्यू थिंग्स, आई इंटरेक्टेड विद some person who already given the TED talk about researching all these things, and उसके बाद जब मैंने खुद की स्पीच क्रिएट करी तो वो मैंने इस तरह से क्रिएट करी कि उससे एक पर्सन कनेक्टेड महसूस करें और उससे कुछ निकले, क्योंकि TED इज ऑल अबाउट गिविंग द बेस्ट मैसेज टू द पब्लिक। तो उसमें ऐसे रिहर्सल्स भी होती है या इज इट अ स्ट्रेट अवे स्पीच? एक्चुअली ऑन द रियल TEDx इवेंट वो डायरेक्ट लाइव ही होता है। रिहर्सल फेज आपको आपके घर पे दोस्तों या फैमिली के बीच ही करना होता है। तो यस, ऑब्वियसली मैंने 5 से 6 बार रिहर्सल उसको किया। हाउ वाज इट टू फेस इतना बड़ा ऑडियंस? इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, एंड इन द मीन टाइम इट्स आल्सो बीइंग मैटर ऑफ प्राइड कि अच्छा लगता है कि आप TED के द्वारा बुलाए गए हो और उन्होंने आपको इस लायक समझा, तो इट ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। दैट्स ट्रू। आज जब कोई बोलता है कि सो ही इज ऑल्सो अ TED स्पीकर, इट फील्स वेरी नाइस एंड गिव्स यू दैट क्रेडिबिलिटी। सो जब आपकी वीडियो हो गई, व्हाट वाज द फीडबैक ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हेन दे हर्ड दैट स्पीच? द फीडबैक वाज रियली ऑसम एंड दे आर रेडी टू लिसन मोर TED. Oh. So I said कि this is TED. Obviously I will give it, but I will take time. And more interesting thing is कि जब मुझे उसके मैसेजेस आए लोगों के, और जब मेरे फ्रेंड्स फैमिली ने उनको देखा तो दे फील लाइक कि यार ये चीज हमने इस तरह से कभी सोची नहीं। हाँ, क्योंकि आपने जिस तरीके से उस पर रिसर्च किया, दैट वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट वाज योर पर्सनल स्ट्रगल ऑफ लाइफ दैट यू इनकलकेटेड इन दैट। ऑफ कोर्स, बिकॉज थिंग इज दैट कि जब भी हम कुछ चीज रिसर्च करते हैं तो वी ऑलवेज गो टू आइदर गूगल और ChatGPT। हम हमेशा ChatGPT इज द न्यू गूगल। या हम हमेशा सेकेंडरी रिसर्च के पीछे जाते हैं। प्राइमरी रिसर्च भी जरूरी उतना ही होता है। जब आप किसी से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हो उसके बारे में, तो वो रिसर्च आपके मैकेनिकल रिसर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रू। सो ये हो गया दैट the whole TED thing. Now when you mentioned friends and family, one thing that came to my head is कि जब आप इतनी सारी इंडस्ट्रीज में थे, आई एम वेरी श्योर कि आपका सर्कल बहुत बड़ा बन गया होगा, एंड इट वाज मेड ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। तो आपके हिसाब से नेटवर्किंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज का कितना बड़ा रोल होता है इंसान की एक मेंटल ग्रोथ पे? तमन्ना, नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंसान की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज आज के टाइम में नेटवर्किंग एक नई करेंसी की तरह उभर के आई है कि एक अच्छा कनेक्शन आपको कनेक्ट करवा पाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप नॉर्मली नहीं पहुंच सकते हैं। ट्रू। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ लिंक्डइन कि कनेक्शंस ऑफ कनेक्शंस, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन, थर्ड डिग्री कनेक्शन। मे बी हो सकता है मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर CEO को ना जानता हूँ, लेकिन मेरे कनेक्शन जानता है, तो ही और शी विल हेल्प मी टू रीच आउट देयर। ट्रू। तो थिंग इज दैट कि जब आप एक अच्छी नेटवर्किंग का पार्ट होते हो तो आपके बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, आपकी मेंटलिटी अच्छी इम्प्रूव होती है और आपकी पर्सनैलिटी एक नए तरह से इम्प्रूव होती है, एंड ओवरऑल इट बी अ ग्रेट। तो क्या आपका कहना है कि अगर किसी के नेटवर्क्स अच्छे हैं तो उनकी लाइफ की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो सकती है? 100%। ट्रू। या फॉर एग्जांपल, अगर आप रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो कुछ, तो जब आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल जीरोधा, करेक्ट, कामत ब्रदर्स are doing super work. Crazy good. They have the connections. Jirodha. They have the connections out there. तो नेटवर्किंग आपको कोई काम करने का जो प्रोसेस होता है उसको सुपर फास्ट कर देता है। ये एस्केलेट हो जाता है कि अगर आप अपने बेसिस पे वो काम करोगे तो हो सकता है आपको वो काम करने में 5, 6, 7 साल लग जाए, बट विद गुड नेटवर्क्स मे बी वो काम 1-2 साल में हो जाए। कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस। एक बहुत फेमस रिडल सॉल्व हुई थी, व्हाट विल यू चूज, $1,000 और योर 1,000 फ्रेंड्स? Then they said कि I'll take $1 from my every friend, then I'll get friends also and money also. Well, absolutely, and psychologically it's correct to choose 1,000 friends. Of course. Yeah, and when they are of good quality people who have good mindset, they're intellectual, they have a certain connection, तो वो जो आपको escalate करेगा आपके business line में, that's just, उसका कोई comparison ही नहीं है। Of course.
अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ कहूँ कि आप जब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे एड चलाते हो या हम्म, कनेक्शंस बनाते हो या फॉलोअर्स बनाते हो, तो वो एक नंबर होता है सिर्फ. ट्रू, एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम आउट इट. राइट, लेकिन जब एक कनेक्शन बनते हैं, हम्म, जब प्रीमियम कनेक्शंस बनते हैं, तो एक्चुअली वो आपको हेल्प करते हैं बिजनेस में. हम्म, अगर आप मान लीजिए बात कर रहे हैं जॉब्स की या गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो आपको एक सही गाइडेंस देंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरह से एग्जाम को लेना चाहिए, किस तरह से क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ की है. ट्रू, और अगर आप प्राइवेट जॉब्स की बात कर रहे हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि सही रेफरेंस आपको किसी भी कंपनी में एंट्री दिला सकता है. राइट, राइट, राइट. तो अभी जैसे आपने बोला कि for a subscriber adding up to your page or a follower adding up to a page, it's merely just a person random, right? But when it comes to real network, so personally, what network do you social media platform do you use for networking? I'm mostly on the LinkedIn. Okay, as expected from a businessman. Yes. Okay, so how do you how do you operate on that with your kind of circle that you have? एक्चुअली आई ऑपरेट लिंक्डइन पर्सनली, बिकॉज जो मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो तो मेरी टीम देख लेती है. बट लिंक्डइन पे मेरा मानना यह है कि जब आप पर्सनली किसी से कनेक्ट होते हो और जब आप उससे इंटरेक्ट करते हो, तो वो जरूरी होता है. कई बार हम लिंक्डइन पे भी एक गलती अक्सर लोग करते हैं कि हम सिर्फ कनेक्शंस बना लेते हैं, हम कभी उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं. मे बी वी हैव 100 और 200 और 500 कनेक्शंस, बट उनमें से लगभग आप ये मानिए आपने 50 लोगों से भी कभी बात नहीं की होती है. True. तो ये अप्रोच गलत है. आपको उनसे बात करनी चाहिए. Has LinkedIn ever helped you in life? A lot. A lot? A lot. How? Because when you interacted with them and when you have certain background, जैसा कि मेरा बैकग्राउंड एक डाइवर्स बैकग्राउंड है, तो हर कनेक्शन कुछ ना कुछ देखता है, क्योंकि अच्छा. वो भी जब कनेक्शन बनाता है तो वो देखता है कि आप उसके लिए बेनिफिशियल कैसे हो. इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, एंड दोनों तरफ से वो फायदा देखा जाता है. तो जब आप बात करते हो कि वो कैसे आपको फायदा पहुंचाता है, तो इट जस्ट लाइक कि you get some orders. I get many orders of business from the LinkedIn. Oh. Yes. Okay. And जब आप business orders coming from LinkedIn, how? For example, when you connect with the founder of a certain company. तो क्या? For example, if I am not name it, but एक किसी होटल ओनर से मैं कनेक्ट हुआ एंड दे ऑर्डर्ड मी अ सर्टेन ऑर्डर की इतने हमें टी शर्ट्स या शर्ट्स चाहिए. तो जब आप फाउंडर और सीईओ से ही कनेक्ट हो गए, तो आपने एक मिडिल चेन को खत्म कर दिया. True. And it I will, didn't know ये सब हो रहा है LinkedIn पे. yes, it will directly help you to get the orders, to get the things. That's true. So this is all networking and the site that you've curated with your audience or with your friends and family with time. But I want to know कि जब हम बात करते हैं the kind of success you've made and the kind of ambitions you had, और अब आप एक entrepreneur हैं, तो all of this mental thing that you carry, the baggage that you carry in your head, कि मैंने वो भी छोड़ा, वहाँ 15 बार एग्जाम्स दिए, फील्ड्स चेंज किए, रिस्क लिए, डज दैट स्टिल हॉन्ट यू और इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ की ये चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल किया, यार यू आर एग्जॉस्टेड, यू डोंट वांट टू टेक एनी मोर रिस्क इन लाइफ, और यू स्टिल वेरी लाइवली एंड रेडी टू टेक अनदर रिस्क? एक्चुअली आई नेवर थिंक दिस ऑल दीज थिंग्स इन दैट वे, क्योंकि अगर मैं ये सोचता तो मैं वो चीज़ कभी चेंज करता ही नहीं. जब मैं कभी भी कुछ चेंज करता हूँ, तो वो चीज़ मुझे पास्ट को मैं हमेशा बैगेज की तरह कैरी कभी नहीं करता, क्योंकि आप जब अपने प्रेजेंट में जीते हो तभी आप अपना बेस्ट निकालते हो. तो इट्स ऑलवेज बीइंग नेसेसरी कि ये बैगेज लेके कैरी करके नहीं चलना चाहिए हमें, एंड इट विल बी बेनिफिशियल. राइट. सर जैसे आपके पास IIM का एकेडमिक एक्सपोजर है, राइट, एंड यू हैव, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ रियल लाइफ का, आपको बहुत सारी डायमेंशंस का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. तो आपको क्या लगता है कि एकेडमिक एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जगह से निकलकर उसको इतने डाइवर्स कल्चर में एग्जीक्यूट करना, आपको क्या लगता है कि इट गोज हैंड इन हैंड, या इंस्टीट्यूट या जहाँ से आपने पढ़ाई की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट रियली इम्पैक्ट. जब आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होते हो और वहाँ से पढ़ते हो, तो आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं, आपकी बातें भी वैसे ही होती है, और आपको वहाँ से जो फ़ायदा होता है वो भी एक अल्ट्रा प्रीमियम लेवल का होता है. फॉर एग्जांपल, आई एम कनेक्टेड विद IIM कोझिकोड. मैंने वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर क्रिएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, विच विल गोइंग टू बी फिनिश इन January 26. ओके. देन मे बी आफ्टर दैट आई कैन से माई सेल्फ एन IIM एलुमनाई. करेक्ट. तो थिंग इज दैट जब मैं वहाँ गया अभी कैंपस इमर्शन के लिए,
तो मैंने वहाँ प्रोफेसर से कनेक्ट किया एंड वहाँ के स्टूडेंट से कनेक्ट किया, तो दे गिव मी द बेस्ट ऑफ द बिजनेस आइडियाज एंड ऐसे ऐसे टैप मार्केट्स के बारे में बताया जहाँ मुझे नहीं पता था. तो ऑब्वियसली when you do the things from the premium brands, you will get the things premium. So when you see yourself, you know, few years down the line, do you think that you're going to continue in the entrepreneurship या एक और कोई side है अब? No, for now this is the Okay, this is the journey. main aim. Are you coming up with some? Are you writing your next book now? Yes, actually the thing is that कि मेरे को जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड रहा है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए मेरे को तो 1.5-2 साल ही हुआ है, तो बिफोर दैट आई एम मोर इनटू द स्टूडेंट. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज जब मैं एंटरप्रेन्योर, तब भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही बोलता हूँ, क्योंकि जो इंसान ये बोलता है कि उसे सब आता है, उसकी ग्रोथ उसी सेकंड से रुक जाती है. तो आई ऑलवेज फील कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए. और स्टूडेंट्स के बारे में जो आपने बुक के बारे में बोला, उसके बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं. तो आई पर्सनली फील कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए और मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है. तो मे बी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप एक बुक देखो जो स्पेसिफिकली करियर के बारे में बात करती होगी. Wow, that's wonderful. And where will we be able to find the book? Amazon? Obviously, it's Amazon and on the publisher's website. But is Ricepreneur available on Amazon? Ricepreneur is a good, but it's not for everyone because ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है और एक पर्सनल जील और परसिवरेंस की बात करती है, जिससे सब लोग कनेक्ट नहीं हो पाते. So only for the people who are thinking and dreaming of having an entrepreneur or business mindset. We can say that. We can say that. कि जब हम कहते हैं कि जब आप बताते हैं कि आपकी 80% of your circle is bureaucrats and leaders and dignitaries and people in the government sector. So what sort of exposure do you get by sitting and eating and talking together with them all the time? The exposure I get कि मुझे experience मिलता है उनका, मुझे सही चैनल मिलता है कि अगर फॉर एग्जांपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो मुझे जानने को मिलेगा कि आप किन इंक्यूबेटर से कनेक्ट कर सकते हो, आपकी कौन सी बिजनेस कॉन्क्लेव कहाँ हो रही है, और नए नए जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बारे में पता चलता है. तो यू गेट स्ट्रेट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स, नॉट फ्रॉम वेबसाइट और एनी अदर थिंग. तो ये एक एड ऑन एडवांटेज होता है वहाँ पे. तो अभी जैसे when you discuss with your friends everything about your business ideas or being in the government sector and all of that, and you get a lot of new ideas also, do you still feel that you need to execute more business ideas or do you want to work on the existing ideas that you have currently? आई पर्सनली फील कि अभी जो बिजनेस मॉडल मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसी को सस्टेनेबल बनाना है एंड आफ्टर दैट उसके बाद में देखते हैं क्या होता है. अगर हम बिजनेस की आज बात करें तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग योर ब्रांड टुडे? इज इट ऑनलाइन, इज इट ऑफलाइन, इज इट एनी अदर मीन्स दैट यू फील एज पर द ट्रेंड? फॉर द टाइम नाउ, आज के टाइम पे जो इंटरनेट पे नहीं है कहीं भी नहीं बिकता. दैट्स ट्रू. तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू द मार्केटिंग ऑन इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया एप्स, क्योंकि मास वहीं अवेलेबल है. एंड इसके अलावा आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे भी जोर देना चाहिए एज अ फाउंडर. आपको लगता है कि जब तक एक फाउंडर अपने बिजनेस के बारे में नहीं बोलता, वो क्रेडिबिलिटी, वो ब्रांड गेन नहीं कर पाती? वी कैन से दैट, क्योंकि जब तक वो फाउंडर अपने उस ब्रांड को खुद कैरी नहीं करता या लोगों को बात नहीं करता या दिखाता नहीं है, तब तक उससे लोग सही से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं. एंड दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग केम. आज जब हम बात करते हैं बोट की, शार्क टैंक देखते हैं, तो यू नो वेरी वेल कि इसके बाद में उस बिजनेस की ग्रोथ कितनी होती है. आज सिर्फ एक पिच करने भी अगर कोई शार्क टैंक पे आता है तो उसके बाद में उसका बिजनेस ग्रोथ करता है. Everything has become about PR these days. Yeah. Because पहले हम कहते थे इसको marketing, branding, but I think all of this boils down to the term PR itself. We can say that. So as a person who was introvert at first and then tapped into multiple industries, तो आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि आज जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इज इट अ बिग हर्डल फॉर यू कि हाँ मुझे अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा एक्सट्रोवर्टी फॉर्म में ले जाना पड़ता है? तो इज दैट पर्सनल स्ट्रगल फॉर यू? We can say that, but the thing is that कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, ग्रिंड नहीं करोगे, आप अपना बेस्ट दे भी नहीं पाओगे. तो कोई भी नए काम को उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि इट्स सो डिफिकल्ट, आई कांट डू इट. कैन ऑलवेज डू दैट. तो आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ने देखा कि यू हैव डन
private, government, business, everything. So, like, do people come to you and take career advices from you? A lot. A lot. A lot. And how do you identify their fields? I discuss with these persons कि Hmm. वो किस तरह का माइंडसेट रखते हैं. मे बी जो मेरे से सलाह लेने आया है उसको गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दैट्स ट्रू. क्योंकि हमें नहीं पता कि इंसान के फाउंडेशन कैसी बनी Of है और वो course. आगे क्या विजुअलाइज करता है. सो दैट मैटर्स. In the end, if there are people out there watching this podcast, what is that one message that you would want to give them that would, summarize everything that you've experienced in your life personally? I would summarize कि आप कोशिश करते रहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. True. तो थिंग इज दैट कि इट्स ऑल गोज इन द माइंड, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. True. So that you've done so much and you've seen so much, what was that one worst phase of your life? If I recall my worst phase, that comes in 2013. अच्छा. जब मैंने पहली बार किसी गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में अपीयर हुआ था और उसका रिजल्ट आया था. Okay. मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरा 0.20 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था. Oh God. और वो एक IBPS क्लरिकल एग्जाम था. अच्छा. वो दिन मेरे लिए काफ़ी दुखदाई था. Okay. क्योंकि- और ये फर्स्ट टाइम था you've given your? Yes, this is first time when I gave the interview और उसका रिजल्ट आया था. तो जब वो रिजल्ट आया तो मैं 3-4 दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक हालत में चला गया था. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी हुई थी. बट मैंने अपने आप को रीगैदर किया, कलेक्ट किया, और उसके बाद में मैंने फिर से अपनी तैयारी स्टार्ट की. और कहते हैं ना कि भगवान देर से देता है, हाँ. लेकिन देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. जी. एंड आई गॉट माई फर्स्ट सिलेक्शन एज एन IDBI PU असिस्टेंट मैनेजर. Wow. क्लरिकल नहीं दिया भगवान ने, बाद में जाके मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनाया. बिल्कुल. भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. देर नहीं. So nice. So this is another thing. अब मैं बात करती हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं, आपने इतने अच्छे अच्छे नेटवर्क्स बनाए. आज आपके LinkedIn पे बेस्ट नेटवर्क्स हैं. Your circle is one of the most premium circles, top tier intellectuals, bureaucrats. तो एक नेटवर्क को बनाना एक पक्के नेटवर्क में जो शायद फ्यूचर में आपका काम आए, तो ये कन्वर्जन आप कैसे करते हैं? अब हम बात कर रहे हैं, कोई भी किसी से बात करता है, इसे फॉर लाइफ वाला नेटवर्क कैसे आप, मतलब इट इज़ वेरी टफ टू क्रैक एंड गेट इनटू हेड्स ऑफ पीपल जिनकी मेंटल इंटेलेक्ट बहुत अच्छे लेवल की है, तो वो आप कैसे बिल्ड करते हैं? तमन्ना, इसके लिए सिंपल सी चीज़ आपको ये देखनी होती है कि आपको जिस भी इंसान से कनेक्ट होना है, हाँ. पहले आपको उसके इंटरेस्ट देखने पड़ते हैं. हाँ जी. उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है. और उसके बाद में अगर वो आपके काम के साथ अलाइन हो रहा है, तो बात करने से कभी मत कतराइए. अच्छा. उनको अप्रोच कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना, इससे ज़्यादा वॉस कुछ नहीं है. हाँ. लेकिन क्या हुआ अगर उन्होंने आपको हाँ कह दी तो ट्राई करते रहिए. और कभी भी अपने आप को एक स्ट्रेन मत कीजिए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये बात नहीं कर सकता. हमेशा चीज़ें सीखिए और अपने कनेक्शंस के जो इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट लेना सीखिए. अच्छा. क्योंकि जब आप दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना सीखते हो तो उसका इंटरेस्ट आप में आ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. और आप बहुत रिलेटेबल बात कर सकते हो जब आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होता है. Of और course. ये चीज़ मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल लोगों को बहुत पसंद आती है. Yes. हाँ जी. तो दैट इज़ अ वेरी नाइस एंगल टुवर्ड्स थिंग्स. My next question to you is that आपने बहुत बार कॉन्वर्सेशन में कहा कि pause is not something bad. It's the beauty of taking a hold onto things and then articulating your thoughts and moving ahead. तो what was that phase in your life जहाँ पे आपने बोला कि हाँ pause is something जिसने मेरी लाइफ बदल दी, कि ऐसा pause आपने लिया? वो पॉज में अगर बात करूँ तो वो पॉज होगा जो दुनिया के लिए पॉज हो गया था, कोविड का टाइम. हाँ. राइट. जब सब कुछ बंद था. हाँ. तो उस समय मैं UPSC की प्रिपरेशन ही कर रहा था. लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक ब्रेक आ जाता है बीच में. तो मैं उस टाइम के लिए थोड़ा डिल्यूजनिस्ट हो गया था. अच्छा. तो मैंने उस टाइम को ऐसे यूज़ किया कि मैंने किताबें पढ़ना बहुत स्टार्ट की, अलग अलग डाइवर्स फील्ड पे. तो जब आप डाइवर्स फील्ड पे किताबें पढ़ते हो तो आप उससे नई स्किल सीखते हो, आप नई चीज़ें जान पाते हो. और उसने मुझे मदद किया आगे जाके मेरे बिजनेस एस्टेब्लिश करने में, कनेक्शंस बनाने में, और मेरी एक ओवरऑल नॉलेज को भी उसने बढ़ाया जो मुझे आज फ़ायदा पहुंचा रही है. ओके. ये बहुत ही
मतलब एक डिफरेंट चीज़ है जो आपने मुझे ये सारी बताई, लेकिन आई होप कि आफ्टर लिसनिंग टू दिस लोगों को समझ आए कि पॉज इज़ नॉट बैड एट ऑल, जो हमारी एक कन्वेंशनल course. ऑर्थोडॉक्स अप्रोच होती है. सर ये हो गया पॉज. नाउ लेट्स कम टू समथिंग वेरी पर्सनल. अब आपने इतने करियर्स के बीच में जगल किया, आपने इतनी दुनिया देखी है, यू मेट सो मेनी पीपल. व्हाट इज़ योर टेक ऑन द इक्वेशन ऑफ करियर्स एंड रिलेशनशिप्स? क्या करियर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, या आपको लगता है कि करियर्स खराब भी आपने बहुत होते हुए देखे हैं बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स? मेरा मानना है तमन्ना कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है. ट्रू. तो वही चीज़ हम आपके करियर में बात करते हैं. जब एक सच्चा हम सफ़र मिल जाता है तो वो आपको हमेशा उठाने की कोशिश करेगा, ट्रू. ना कि गिराने में. बिल्कुल सही. तो अगर आपको लगता है कि आपकी वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है और आपके करियर अलाइन हो रहा है और वो आपको उठाने में हेल्प कर रहा है और आपको मदद कर रहा है करियर में या कुछ कर रहा है और आपके गोल्स अलाइन हो रहे हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप में होना कोई गलत बात नहीं है. लेकिन अगर वही सेम चीज़ आपको अगर नेगेटिव साइड पे लेके जा रही है या उस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो या अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही समझदारी है. जैसे हमारी जेंजी कहती है टॉक्सिक रिलेशनशिप. तो सर आप अगर कोई जेंजी या कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपना करियर का फाउंडेशन डेवलप कर रहा है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इस टाइम पे उनको लव रिलेशनशिप एंगल्स पे फोकस करना चाहिए कि या सिर्फ करियर उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए? इट्स अ वन वर्ड आंसर, उनका सिर्फ करियर पे ही फोकस होना चाहिए. बिकॉज मानो या ना मानो आपका अटेंशन तो बढ़ता है और ऐसे क्रूशियल टाइम में जहां आपका 1 मिनट 1 सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, अटेंशन को बांटना सही नहीं होगा. करेक्ट. So, I mean, you've summarized every answer so beautifully and I'm so thankful कि any doubts that I had in my mind, और मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर कोई भी बच्चा या कोई some leader or your maybe friends, family, my friends and family, if they're watching this, काफ़ी सारे doubts आज आपने clear किए हैं. So thank you for coming to the show and thank you for sharing your journey and your insights. Thank you so much, Tamanna, and I really like talking with you. Oh, likewise, sir. So, guys, this is it. This was our another episode at Mike Pe Milenge. We are so thankful to Dr. Bhanu Pratap Singh that he took out his valuable time and came here with us. If you liked this episode or you have any doubts related to anything, drop a comment below, like this episode, and subscribe to our channel. Thank you so much.